नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और चलिए आज एक बड़ा मज़ेदार चीज़ समझने जा रहे हैं हम लोग। आइडियोलॉजी जो होती है, विचारधारा, वो धोखेबाज भी होती है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? वो धोखा भी देती है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? इसी बात को आज समझने हम लोग जा रहे हैं। आइडियोलॉजी क्या है? कह सकते हैं एक सेट ऑफ आइडियाज़ है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट विचारों का एक सेट है, एक कॉम्बिनेशन है। और उस सेट ऑफ आइडियाज से, कॉम्बिनेशन से हम एक रियलिटी को बताने या डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। किसी चीज़ के नेचर के बारे में, उसके एग्जिस्टेंस के बारे में हम बताने की कोशिश करते हैं। कि अब जैसे एक एग्जाम्पल आप लीजिए, न्याय क्या है। न्याय को हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं एक, अगर आइडियोलॉजी के हिसाब से, तो एक आइडियोलॉजी के हिसाब से न्याय दूसरा होगा और एक दूसरे आइडियोलॉजी के हिसाब से न्याय दूसरा होगा। जैसे शोषक और शोषित है, तो शोषक जो न्याय करेगा वो अपने बिलीफ, अपने कंसिडरेशन के हिसाब से करेगा, और जरूरी नहीं है कि जो शोषित है उसके हिसाब से न्याय हुआ हो। इसलिए समाज के अंदर, व्यवस्था के अंदर किसका क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, क्या उसका मटेरियल पोजीशन है, उसके हिसाब से तय होता है कि क्या जस्टिस का मतलब हुआ। मतलब ये हुआ कि सोसाइटी में जिसका जो स्टैंडिंग है उसके हिसाब से ये तय होता है कि न्याय क्या है। और इसको एक बड़े फ्रेम में जब प्रेजेंट किया जाता है तो विचारधारा कहलाती है। विचारधारा कहलाती है और विचारधारा के हिसाब से हम रियलिटी को डिफाइन करके करने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम कहें आइडियलिस्ट फिलॉसफी या आइडियलिस्ट आइडियोलॉजी या मटेरियलिस्ट आइडियोलॉजी, तो आइडियलिस्ट आइडियोलॉजी क्या करेगा? आइडियलिस्ट आइडियोलॉजी ये बोलेगा कि ये पूरा जो संसार है इसको एक पुराने एक 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 जो डिवाइन फिगर है उसके स्कीम के हिसाब से क्रिएट किया गया। वो रियलिटी को इस तरह से बताने की कोशिश करेगा। जैसे कर्म का सिद्धांत, तो कर्म के सिद्धांत में ये कहा जाएगा कि पूर्व में जो आपने कर्म किया है उसी हिसाब से आपको इस जीवन में जिंदगी मिला है। मतलब जो गरीब है, जो शोषित है, जो वंचित है, उसका पूर्व का कर्म है वो। लेकिन मटेरियलिस्ट आइडियोलॉजी ये नहीं कहेगा। वो बोलेगा कि नहीं नहीं, ये समाज की देन है, समाज ने शोषण को पैदा किया है, वंचित तबके को पैदा किया, क्योंकि उसको सारी चीजों से वंचित रखा है। तो आप समझ रहे हैं इस बात को? जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, जो रिलीजियस कम्युनल आइडियोलॉजी होगी वो कहेगी कि किसी समाज में धर्म आधारित व्यवस्था होना चाहिए। धर्म का एक अलग विवाद है, धर्म का एक अलग बहस है कि इसको धर्म से क्यों जोड़ा जाता है। इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि उस आइडियोलॉजी को अगर जीवित रहना है तो धर्म और उसमें भगवान का बिना एलिमेंट जोड़े, विश्वास का बिना एलिमेंट जोड़े, वो जिंदा ही नहीं रह सकती है। लेकिन अगर मेटेरियलिस्ट आइडियोलॉजी का कोई व्यक्ति होगा, भौतिकवादी विचारधारा का व्यक्ति होगा, वो बोलेगा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। समाज में जो शोषण या वंचित तबके हैं, शोषित या वंचित तबके हैं, उनको भौतिकवादी चीजों से वंचित रखने के कारण वो गरीब हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं मार्क्सवाद का। मार्क्सवादी ये कहता है कि जो इकोनॉमिक बेसिस है, यानी कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के साधन जिसके पास होंगे वो अमीर होगा और जिसके पास नहीं होंगे वो गरीब होगा, वो शोषित होगा, वो सर्वहारा होगा। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये एकदम सच्चाई आधारित है, इसीलिए हमने सच पर आधारित है या यही ट्रुथ है, सिंगल ट्रुथ है। और विचारधारा ये भी कोशिश करती है कि वो बताए कि यही केवल सच है। इसीलिए हमने इस डिस्कशन का नाम दिया
कि क्या विचारधारा धोखेबाजी है, धोखा है? ये समझने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है, ताकि आप ये समझ सके कि जब आइडियोलॉजी आपके सामने रखी जाती है तो क्या वो सच्चाई बताती है। और ये ध्यान दीजिए कि आइडियोलॉजी का एक टारगेट होता है, उसका क्या टारगेट है ये भी आपको समझना होगा। जैसे कम्युनल पॉलिटिक्स का, उस आइडियोलॉजी के जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनका पर्पस क्या होता है? धर्म का इस्तेमाल करके, धार्मिक सिंबल का इस्तेमाल करके, प्रतीकों का इस्तेमाल करके सत्ता प्राप्त करना उनकी आइडियोलॉजी का वो हिस्सा है। और उसी वे में, उसी को ध्यान में रख करके कि हमको सत्ता प्राप्त करना है, उस आइडियोलॉजी को डेवलप करते हैं। उसे राष्ट्रवाद का नाम देंगे, उसे देशभक्ति का नाम देंगे, उसे राष्ट्र बना देंगे। मतलब कि उस विचारधारा को आप मानेंगे तो आप राष्ट्रवादी कहलाएंगे, अगर उस विचारधारा को मानेंगे तो आप देशभक्त कहलाएंगे, अगर उस विचारधारा को आप मानेंगे तो सबसे सच्चे इस देश के नागरिक कहलाएंगे। आप समझ रहे हैं इस बात को? लेकिन उनका टारगेट में क्या होगा? उनको धर्म कल्याण करने से, धर्म का कल्याण करने से, धर्म को बढ़ाने से कोई लेना देना नहीं है। एक सिंगल पर्पज केवल ये होता है कि हम सत्ता की प्राप्ति कैसे करें। सत्ता की प्राप्ति ही उनका मेन गोल होता है। वैसे ही मार्क्सवाद में अगर कहें तो एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जब हम संप्रदायवाद की बात करते हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स, कम्युनल आइडियोलॉजी की बात करते हैं, तो ये हमेशा स्टेटस को बना करके चलने वाली विचारधारा की हम बात कर, जिसमें समाज में यथास्थिति बना रहे, कोई बदलाव नहीं हो। मतलब यथास्थिति का क्या मतलब? कि जो पहले से वर्चस्व में था वही वर्चस्व में बना रहे। उसका नाम हम देंगे ट्रेडिशन, उसका नाम देंगे कल्चर, उसका नाम देंगे रिलीजन, और उसकी आड़ में इस विचारधारा को हम स्थापित करेंगे ताकि जिसका वर्चस्व शुरू से है उसका वर्चस्व हमेशा बना रहे। यह यथास्थितिवाद कहलाता है। लेकिन कुछ विचारधाराएं ऐसी भी हैं जो बदलाव चाहती हैं, जिसको आप कह सकते हैं इगैलिटेरियनिज्म। समाज में बदलाव चाहती है। एक मार्क्सवाद, समाज में बदलाव कैसे हो, जो शोषण की व्यवस्था है उसमें बदलाव कैसे हो। उनका भी एक पर्पज है, एक ऐसे स्टेट की स्थापना करना जहां पे शोषण न हो या न के बराबर हो। वो भी अपने तरीके से समाज की सच्चाई को डिफाइन करते हैं। लेकिन क्या कोई विचारधारा पूरी तरह से समाज के सच्चाई को सामने ला करके रखती है क्या? नहीं, इसका जवाब नहीं है। निश्चित तौर पर उनका प्रयास होता है, क्योंकि उनकी वो विचारधारा है, उस विचारधारा के हिसाब से एक गोल उनको अचीव करना है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कौन ज्यादा अच्छी विचारधारा है, कौन बुरी विचारधारा है, कौन उससे अच्छी है, कौन उससे कम है, ये बात जरूर हो सकती है। लेकिन आज तक के वैचारिक इतिहास में, विचारधारा के इतिहास में कोई ऐसी एक सिंगल आइडियोलॉजी नहीं पैदा हुई है जो पूरी तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ को सामने ला सके। सामाजिक सच्चाई को हम साइंस वाले सच्चाई की बात नहीं कर रहे हैं, सामाजिक सच्चाई को डिफाइन कर सके, पूरी तरह से उसको आपके सामने ला सके। तो ध्यान दीजिएगा कि सामाजिक सच्चाई का, सामाजिक विज्ञान का भी ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि किसी भी चीज को यूनिवर्सली वो डिफाइन नहीं कर सकता, कोई रूल उसके बारे में नहीं दे सकता है। और ये कमी विचारधारा में साफ साफ दिखती है। अब आप इंडिया में ले लें एक विचारधारा, हिंदुत्व की विचारधारा, कम्युनल पॉलिटिक्स की विचारधारा, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि वैदिक काल में जिस तरह का वो था, सनातन काल में जिस तरह की व्यवस्था थी, उस तरह की व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए। यही भारत है, यही राष्ट्रवाद है, यही संविधान है। संविधान को भी रिप्लेस कर देते हैं ये। क्या ये सच है? क्या ये धोखेबाजी नहीं है?
क्या भारत का इतिहास केवल वैदिक धर्म का इतिहास है, ब्राह्मणवादी धर्म का इतिहास है? क्या यहां आदिवासी धर्म नहीं रहा है? क्या बुद्धिज्म नहीं रहा है? जैनिज्म नहीं रहा है? क्या चरवाक दर्शन नहीं रहा है? क्या वैशेषिक नहीं रहा है? क्या योग नहीं रहा है? ऐसे कितने स्ट्रीम्स हैं और वो सारे लोग अलग अलग तरीके से सच्चाई को एलोबरेट करते हैं, डिस्कस करते हैं। अमर्त्य सेन कहते हैं कि 1000 साल से ज्यादा यहां पे बुद्धिस्ट शासकों ने शासन किया, लेकिन यहाँ की जो सरकार होगी, जो यहाँ के नीति नियंता है, क्योंकि उनका वर्चस्व है, इसलिए वो केवल और केवल आपके दिमाग में ये भरेंगे कि वैदिक धर्म ही इस धर्म की सच्चाई है, इस देश की सच्चाई है, जो कि सरासर गलत है। सच्चाई ये नहीं है। उसी तरह से मार्क्सवाद में आप देखिए, मार्क्सवाद में भी ये गलतियां हैं। मार्क्स ने कह दिया कि जो समाज है वो केवल 2 वर्गों में विभाजित है, वर्गीय समाज का सिद्धांत, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल वर्ग से ही आप सच्चाई को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आपको कास्ट को भी एक्सप्लेन करना होगा, कम्युनिटी को भी एक्सप्लेन करना होगा, जेंडर को भी एक्सप्लेन करना होगा, हायरार्की को एक्सप्लेन करना होगा। तो केवल वर्गीय सिद्धांत से आप समाज की सच्चाई को पूरी तरह से सामने नहीं ला पाते। तो कहने का मतलब क्या है मेरा? कहने का मतलब ये है, आपको ये समझना होगा कि कोई विचारधारा अगर किसी सच्चाई को सामने ला करके कह रही कि यही सच्चाई है, तो उस पर डाउट करिए, उस पर संशय करिए कि क्या यही सच है, क्या यही सच्चाई है इस देश की? क्या इसी विचारधारा से इस देश का कल्याण होगा? अब जैसे मान लीजिए हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो हिंदुत्व की जो विचारधारा है, जिस विचारधारा में कहा जा रहा है कि हमें इसे हिंदू राष्ट्र बनाना है, अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि अगर ये धोखेबाजी नहीं है आपके साथ और हमारे साथ, तो हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि जब हिंदू राष्ट्र बनेगा, या हिंदू धर्म की हम बात करें, तो हिंदू धर्म में किस जाति और वर्ग का वर्चस्व है आज भी? तो वो वर्चस्व कैसे देखेंगे हम? शिक्षा देखेंगे, स्वास्थ्य देखेंगे, पब्लिक सेक्टर में जॉब देखेंगे, प्राइवेट सेक्टर में जॉब देखेंगे, पार्लियामेंट मिनिस्ट्री में रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, कोई संगठन है उसमें रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, जो मटेरियल आपका लाइफ है उसी में देखेंगे ना कि हिंदू राष्ट्र अगर हम बनाते हैं तो उसमें वर्चस्व किसका होगा, और ये भी देखेंगे कि कौन उसमें शोषक होगा और कौन शोषित होगा। तो अगर हम शोषित हैं या शोषक हैं, तो हम शोषित के एंगल से देखेंगे ना कि ये हिंदू राष्ट्र हमारे लिए सही है कि गलत है। हमारा शोषण और होगा कि हमारी मुक्ति होगी, हमारे साथ न्याय मिलेगा, न्याय की हमारी परिभाषा बदल जाएगी ना। लेकिन इसका फेवर कौन करेगा कि हिंदू राष्ट्र बने? इसका फेवर कौन करेगा? कौन इसका सपोर्ट करेगा? वही करेगा ना जिसको इससे सबसे ज्यादा फायदा है। या शोषित वर्ग करेगा? निश्चित तौर पर शोषक वर्ग करेगा। तो इस आइडियोलॉजी को निश्चित तौर पर जो शोषक वर्ग है, जो हमेशा से सत्ता में रहा है, वर्चस्व में रहा है, वही इसको सच्चाई के रूप में प्रेजेंट करेगा आपके सामने कि यही सच है, यही सच्चाई है इस देश का, इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। डेमोक्रेसी में भी यही हो रहा है। लेकिन आपके हिसाब से क्या हिंदू राष्ट्र न्याय पर आधारित व्यवस्था होगी? नहीं, ये आपके साथ धोखा होगा। आपको दिखाया जाएगा जो शोषित वर्ग है वैसे भी वो कम पढ़ा लिखा होता है, तार्किक क्षमता उसकी डेवलप नहीं होने दी जाती, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था इस तरह से फ्रेम किया जाता है या फ्रेम किया गया है इस देश में, जहां पे आप सवाल ना करें, कम से कम सवाल करें, आप जो यथास्थितिवाद है उसको चैलेंज ना करें, ताकि उनकी सत्ता बनी रहे। क्योंकि सवाल ही वो जगह है, वो स्टेप है जहां से किसी के सत्ता को चुनौती दी जाती है। तो आपसे सवाल करने की जो क्षमता है उसी पर रोक लगा दी जाएगी। इस तरह से शिक्षक और छात्र का संबंध यहाँ डिफाइन किया गया है, जिसमें आप शिक्षक अगर गलत भी बता रहा है तो आप सवाल ना उठाएं,
उसका जवाब ना पूछें और इस तरह से शोषणकारी व्यवस्था को प्रोड्यूस और रिप्रोड्यूस किया जाता है, आपके बिहेवियर में उसे लागू कराया जाता है, इंटरनलाइज किया जाता है। यह आपको समझना होगा। तो कोई विचारधारा किस वर्ग, किस जाति, किस वर्चस्वशाली व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की विचारधारा है, यह आपको समझना होगा। कौन नेतृत्व कर रहा है इसका, कौन इस विचारधारा को प्रोपेगेट कर रहा है, किसका इसमें डोमिनेंस है, किसका वर्चस्व है, किसका हेजेमनी है, यह आपको देखना होगा। उसी तरह मार्क्सवाद में आपको देखना होगा कि नेतृत्व किसके हाथ में है। जो इनके नेता हैं, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या उनके व्यवहार और विचार में, दोनों हम बोल रहे हैं, विचार मतलब जो आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है कि हम विचारधारा ये फॉलो करते हैं, लेकिन व्यवहार में आज भी वही हैं। तो कितने चालाकी से, धोखेबाजी से आपको मूर्ख बनाया जाता है विचारधारा के नाम पर। तो विचारधारा का क्या आधार है, यह समझना होगा। वो आधार किसके हित में काम करता है, यह आपको समझना होगा। किसके लिए काम करता है, यह समझना होगा, और किसके खिलाफ काम करता है, यह समझना होगा। क्या हिंदू राष्ट्र बनाने से उन वंचित तबकों को, लोगों को फायदा होगा? क्या हो रहा है? 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो कहते हैं ओबीसी है, लेकिन उनकी विचारधारा पूरी तरह से हिंदुत्व की है। कितना सामाजिक न्याय मिला, कितना प्रतिनिधित्व बढ़ा ओबीसी का। बहुत सारे राज्यों में आप देख लीजिए कि उनकी वैकेंसी नहीं भरी जा रही है। नॉट फाउंड सुटेबल का एक नया कैटेगरी, जिसका कानून में कहीं जिक्र नहीं है, वो लाके खड़ा कर दिया गया है। किसका कल्याण हो रहा है? इसके उलट विश्वनाथ प्रताप सिंह जब प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने ओबीसी के लिए आरक्षण लागू किया। तो यह कहना कि एक ओबीसी ही ओबीसी के लिए वो करेगा, सही नहीं है। आपको इसे समझना होगा कि किस धोखाधड़ी से विचारधारा के नाम पर आपकी हकमारी की जाती है, और आप कन्विंस हो जाते हैं कि अरे ये तो बहुत अच्छी विचारधारा है, जो देशभक्ति की बात करता है, हमारे पुराने ट्रेडिशन की बात करता है। हम सारे ट्रेडिशन, कल्चर और संस्कार के खिलाफ नहीं बात कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल करके आपके हक को खा जाया जाता है कुछ मुट्ठी भर लोगों के द्वारा। इससे आपको समझना होगा कि उस विचारधारा के आड़ में किसका एजेंडा लागू किया जा रहा है। यहां बात एजेंडे की है कि उस विचारधारा के आधार पर आपसे तो वोट लिया गया, लेकिन वोट लेने के बाद किसके लिए काम किया जा रहा है, यह आपको देखना होगा, यह समझना होगा। केवल व्यक्ति उस वर्ग से, उस जाति से आकर के प्राइम मिनिस्टर बन जाए, होम मिनिस्टर बन जाए, चीफ मिनिस्टर बन जाए, तो क्या आपका एजेंडा लागू करेगा? यह इस बात की गारंटी है क्या? और आज देखिए, भाजपा शासित बहुत सारे राज्यों में मुख्यमंत्री ओबीसी, एससी, एसटी बनाए जा रहे हैं, लेकिन एजेंडा किसका लागू कर रहे हो? विचारधारा किसकी लागू कर रहे हो? किसके विचारधारा को सामने ला रहे हैं? क्या वो विचारधारा एक चीफ मिनिस्टर बना देने से ओबीसी वर्ग के, चाहे एससी, एसटी वर्ग से, उस पूरे वर्ग का या जाति समूह का कल्याण हो जाता है क्या? हो जाता है क्या? केवल टोकनिज्म को करने से, केवल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देने की यहां बात नहीं है, सब्सटैंटिव रिप्रेजेंटेशन की बात है। अपवाद को यहां पर रूल बनाने की जरूरत नहीं है कि एक व्यक्ति को हम चीफ मिनिस्टर ओबीसी से बना दिए और सारे ओबीसी का हक हम मार लिए। यह न्याय नहीं है। न्याय तब होगा जब ओबीसी के लोगों को सरकारी जॉब में, प्राइवेट जॉब में, मंत्रिमंडल में, बाकी जगहों पर उनका समुचित प्रतिनिधित्व होगा। प्रधानमंत्री बना देने से, चीफ मिनिस्टर बना देने से मुट्ठी भर लोगों का, जिनका उनके पास एक्सेस होता है, उनको केवल फायदा होता है। वो समाज का कल्याण कभी नहीं कर सकते, केवल अपना पेट भरते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोकतंत्र के इस मर्म को समझने का प्रयास करते हैं, तो आइडियोलॉजी के
तह में क्या चीजें छुपी हुई हैं उसे बहुत बखूबी से आपको समझना होगा, और तब आप जान पाएंगे कि आइडियोलॉजी केवल सच्चाई को ही इंटरप्रेट करने, एक्सप्लेन करने का साधन नहीं, बल्कि धोखेबाजी का भी साधन है, जिससे बहुत सारी चीजें आपसे छुपा ली जाती हैं, आपको बताई नहीं जाती है कि इस आइडियोलॉजी में क्या छुपाया जा रहा है, किस चीज की धोखा दी जा रही है आपको, आपका सोचने समझने का सेंस बंद कर दिया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना। निश्चित तौर पर आइडियोलॉजी से ये जरूर फायदा है कि आप जान पाते हैं कि कौन किस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है, आने वाले फ्यूचर में वो क्या करेगा। लेकिन आइडियोलॉजी को जब एक यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, तो आपके सोचने समझने का सेंस पूरी तरह से खत्म होने लगता है, आप उस पर विश्वास करने लगते हैं। विश्वास करने को कहा जाता है। तो क्या आइडियोलॉजी, विचारधारा एक तरह से धोखेबाजी का भी साधन है? क्या उसका माध्यम है? क्या सच्चाई को सही रूप में रिप्रेजेंट करता है, सामने लाता है, या उसके आड़ में आपसे बहुत सारी चीजों को छुपाता भी है? ये आप विचार करें, इसको समझें, जानें और हमें भी बताएं, हमारा भी ज्ञान वर्धन करें कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, या क्या कमियां हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। और आपसे उम्मीद करता हूं कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, देखें, कमेंट करें, और अच्छा लगे तो कुछ सजेशन दें। नमस्कार, धन्यवाद।